वेलकम टू प्रकाश मैथ एडुकेशन। प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल से मैं ओम प्रकाश कामत आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय दोस्तों, टॉप प्लेटफार्म का रुकमनी पब्लिकेशन का मैथ का 3200 वाला सेट का जो मेरा सीरीज चल रहा है उसका आज भाग 5 पार्ट 5 लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और इसमें मैं प्रश्न नंबर 104 से लिया है और बिल्कुल सीरियल से 104 से आगे तक लिया है। और हर एक प्रश्न का बहुत ही शॉर्टकट विधि से, बहुत ही ट्रिक विधि से मैंने इस प्रश्न को, सभी प्रश्नों को हल किया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह सीरीज द प्लेटफार्म का रुकमनी पब्लिकेशन का भाग 5 ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन वाला घंटी भी दबा दें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन, जितना भी नए वीडियो बनते हैं उस पूरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक बात मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ मेरा RS अग्रवाल का भी सीरीज चल रहा है। मैंने संख्या पद्धति को पूरा लाइन बाय लाइन ख़त्म किया है। चार पार्ट शायद उसका है, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद मेरा द प्लेटफार्म का रुकमनी पब्लिकेशन का 3000 वाला जो सेट है रीजनिंग का, उसका भी मैं लाइन बाय लाइन बिल्कुल सीरियल से बना रहा हूँ, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो उसका भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन वीडियो, तो वो भी आप ज़रूर देखें और उससे फ़ायदा लें। तो आज का जो यह सीरीज है रुकमनी पब्लिकेशन द प्लेटफार्म का 3200 वाला सेट, आज उसका भाग 5 और 104 नंबर से हम प्रारंभ करेंगे। लेते हैं एक बार फिर मैं ओम प्रकाश कामत आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रारंभ करता हूं। तो 104 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ठीक है। कह रहा है, प्रश्न पढ़िए। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का तिगुना हो जाता है। समान ब्याज की दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? इसमें आपको समय निकालना है। तो मूलधन मान लीजिए P, क्योंकि मूलधन आपको पता नहीं है। निश्चित राशि है ना, तो वह पता नहीं है। राशि मतलब होता है मूलधन, तो मूलधन को मान लीजिए P। मूलधन को मान लिए हम P, ठीक है। मूलधन को मान लिए P, ठीक है। और एक राशि 8 वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाती है। ये हो जाती है जहां चर्चा रहे ना, उसका मतलब होता है हो जाती है मतलब मिश्रधन। जहां हो जाएगा, हो जाती है, इसका मतलब यह मिश्रधन है। मतलब 8 वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाती है एक राशि। कौन राशि? मतलब मिश्रधन जो हो जाता है A बराबर स्वयं का, स्वयं मतलब राशि, राशि कितना है P, तो स्वयं का तिगुना मतलब 3P। मिश्रधन हो जाता है 3P। मिश्रधन कितना हो जाता है? 3P। तो आपको मूलधन पता है P और मिश्रधन पता है 3P, तो इससे I साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो I बराबर क्या होता है सूत्र? I बराबर A घटे P, मिश्रधन घटे मूलधन। I बराबर मिश्रधन घटे मूलधन। तो मिश्रधन आपको ये निकाले हैं 3P घटे मूलधन P, तो कितना हो जाएगा? 2P। ये 2P क्या निकला? I साधारण ब्याज। अब I बराबर लिखेंगे सूत्र, I बराबर P गुने R गुने T बटा 100, ठीक है।
तो आई का मान आपको दिया हुआ है, आई का मान, तो आई का मान बैठा दीजिए। आई का मान कितना निकाले हैं, ये रहा आई का मान। आई के जगह पर 2p बराबर p को रहने दीजिए गुने। शुरुआत में आपको r निकालना है, क्योंकि r मतलब r दर नहीं पता है, r ये r निकालना है, तो r रहने दीजिए, जो निकालना है गुने टाइम कितने वर्षों में, शुरू वाला में देखिए 8 वर्षों में, तो 8 बट्टा 100, ठीक है। ये p से p कट जाएगा, ठीक है, और 2 से काट दीजिए, तो 2 चौका 8 और 4 से 4 पचीसन 100, तो ये आपका हो जाएगा कोना कोनी गुना, तो इसीलिए r बराबर 25 एकान 25, मतलब r बराबर 25% निकला आपका। r का मान कितना निकला, 25%। अब आगे पढ़िए, अब यहाँ से पढ़िए, समान प्रश्न को बार बार पढ़िए, रिपीट कीजिए, प्रश्न में क्या कर रहा है। समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, मतलब हमको समय निकालना है। फिर इसमें देखिए, समान ब्याज दर पर इसी राशि का, राशि मतलब मूलधन, जहां भी राशि का चर्चा रहेगा तो मूलधन, तो मूलधन तो पीए है, इसी राशि का 5 गुना होने में, मतलब मिश्रधन जो है 5 गुना, मतलब 5p, मूलधन वही, राशि वही रहेगा, और मिश्रधन 5 गुना हो जाता है, राशि का 5 गुना हो जाता है, तो मिश्रधन 5p। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, और ये दर तो निकला है ना आपका 25%, तो इससे पहले हम आई निकाल लेते हैं। आई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, आई बराबर a घटे p, तो a का मान कितना, a का मान 5p घटे p, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4p। ये 4p क्या निकला, आई का मान, साधारण ब्याज। अब फिर लिखेंगे आई बराबर p गुने r गुने t बट्टा 100, तो आई का मान आपको यहाँ क्या निकाले हैं सेकेंड स्टेप में, 4p बराबर p गुने r गुने, r का मान तो आपको पता है ना, यहाँ निकाल चुके हैं ना r का मान, तो r का मान बैठा दीजिए, r का मान बैठा दीजिए, क्योंकि r का मान आपको निकल चुका है। r का मान कितना निकला है 25 गुने, यही समय निकालना है, यही टाइम निकालना है, जो निकालना है उसको रहने देंगे, बट्टा 100, p से p उड़ जाएगा, और 25 से 25 चौका 100, तो इसीलिए t बराबर कोना कोनी गुना होगा, तो 4 चौका 16 वर्ष हुआ आपका आंसर। 16 वर्ष मतलब 104 का सी, 104 का सी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझिएगा तो इसको बहुत ही शॉर्टकट में 2 लाइन में आप ख़त्म कर दीजिएगा। ये तो हम समझाने के लिए इतना लंबा कर दिए हैं, ये आप समझने के लिए इतना लंबा किए हैं, आपको समझने के लिए। ये तो सिर्फ 2 लाइन में बन जाएगा, 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में निकालेंगे, ये प्रक्रिया करेंगे, और सेकेंड स्टेप में ये प्रक्रिया कर देंगे। ये इतना समझाने के लिए हम किए हैं, ठीक है। लेते हैं 105 नंबर। 105 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है 16 बट्टा a बराबर 1 बट्टा रूट अंडर 0.25। कुछ नहीं करना है, इसमें कोना कोनी गुना कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कोना कोनी गुना कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो a को 1 से गुना करेंगे तो a बराबर 16 गुने रूट अंडर 0.25 होगा, तो बराबर 16 गुने रूट अंडर 0.25 का जब रूट में है ना, तो वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो 0.5 होगा वर्गमूल। तो 16 को 5 से गुना करेंगे 80, और 1 अंक पीछा से दशमलव, मतलब यहाँ दशमलव, तो इसीलिए बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा आंसर। ये आपका 105 का ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर। 105 का ए, 105 का ए 8, ठीक है। लेते हैं 106 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 106 नंबर करा ABC एक साझेदारी कंपनी में 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं। ABC एक साझेदारी कंपनी में 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं,
जिसे ABC में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है, बी को कितना हिस्सा मिलेगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, अनुपात समानुपात से लिया गया यह प्रश्न है और बहुत ही आसान है। आपको निकालना है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा, ये अनुपात जो दिया है ये 5:3:1, ये इतना अनुपात में बांटा गया है हिस्सा को। तो ये 5 वाला जो होगा ये ए का होगा, ये बिचला वाला जो होगा वो बी का होगा और ये लास्ट वाला जो होगा वो सी का होगा। ये तीनों का अनुपात में बांटा है, इतने इतने 5:3:1 के अनुपात में। आपको निकालना है बी का हिस्सा। तो बी का बिचला वाला होगा ना, तो बी का बिचला वाला तो डायरेक्ट हम मार रहे हैं 3/, ये टोटल अनुपात को बट्टा में लिखेंगे नीचे, जो अनुपात निकालना है उसको ऊपर। अगर ए निकालना रहता तो 5 लिखते ऊपर, बी निकालना है 3 लिख रहे हैं, सी निकालना रहता तो 1 लिखते। तो बी निकालना है तो 3/, टोटल अनुपात 5 3 8 1 9 गुने टोटल जो मुनाफा हुआ है उससे गुना हो जाएगा, जितना मुनाफा हुआ है उससे गुना, 1,20,393 से गुना हो जाएगा। 9 से डायरेक्ट काट दीजिए तो 9 का 9, 3 12 30, 9 तिया 27, 28 29 30, 3 33, 9 तिया 27, 28 29 30 और 3 3 3 6, 9 7 63 और 6 9 7 63। ठीक है, इतना हुआ। अब गुना कर दीजिए 13,377 को 3 से, तो ये हो जाएगा आपको, गुना कर दीजिए 7 या 21, 7 या 21, 22 23, 3 3 तिया 9 और 2 11 और 3 तिया 9 1 10 और 3 1 3 1 4, मतलब 40,131। 40,131 हो गया आपका आंसर। 40,131 मतलब विकल्प बी, 40,131 रुपया बी का हिस्सा जो होगा 40,131 रुपया। ठीक है, लेते हैं 107 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 107 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक को अंग्रेजी में HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 24 है, इसका लघुत्तम समावर्तक निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो इसका जो लघुत्तम समावर्तक होगा ना, वो महत्तम समावर्तक से ये कटना चाहिए। ये जो विकल्प दिया है ये महत्तम समावर्तक से जिससे कट जाएगा, जो विकल्प कट जाएगा महत्तम समावर्तक से, तो इसका लघुत्तम समावर्तक वही होगा। लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो महत्तम समावर्तक से आप इसको मतलब महत्तम समावर्तक से ये चारों विकल्प में से जो संख्या कट जाएगा तो वही उसका लघुत्तम समावर्तक होगा। तो आप चेक कर लीजिए, तो ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कट रहा है। ठीक है, सिर्फ ये कट रहा है, मतलब 144 में आप भाग दे दीजिए 24 से, तो ये कटेगा 12 से। 12 दूना 24, 12 12 44, 2 छक्के 12, मतलब पूरा ये कट रहा है, इसलिए ये इसका लघुत्तम समावर्तक यही हो सकता। ये महत्तम समावर्तक से पूरा कटना चाहिए, वही उसका लघुत्तम समावर्तक होगा। बाकी से आप चेक कर लीजिए, बाकी से वो नहीं कट रहा। सब में बट्टा 24 करके देख लीजिए, सब में बट्टा 24 करके नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये सिर्फ बी से कट रहा है। 107 का बी, यही 107 का बी मतलब 144 इसका लघुत्तम समावर्तक हो सकता है। ठीक है, तो लेते हैं अगला प्रश्न। 107 के बाद 108 नंबर आपके स्क्रीन पर। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रयमूल से 25% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। कुल लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुआ? सिर्फ इस सवाल में आपको दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट किया है, कुछ भी नहीं है। क्रयमूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो जहां अधिक करता है वहां प्लस,
अंकित मूल्य पर 25% की छूट, जहाँ भी छूट देता है, घाटा होता है वहाँ माइनस, तो सक्सेसिव लगा दीजिए। एक्स इसका सूत्र होता है, एक्स पहले में है प्लस दूसरा में है माइनस ना, तो इसका सूत्र होगा, ऐसे होगा सेटिंग, एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स गुने माइनस एक्स बटा 100, जहाँ एक्स क्या है, ये आपका जो परसेंटेज दिया हुआ है दोनों, वही ये वहाँ बैठेगा। तो पहला क्या है, अधिक, तो पहला एक्स के जगह पे ये 25% बैठेगा, तो 25, और दूसरा छूट दे रहा है ना, इसलिए माइनस लगाए हैं, दूसरा में छूट दे रहा है, तो माइनस, पहला में प्लस 25, दूसरा में माइनस 25, फिर प्लस 25 गुने दूसरा में फिर माइनस 25 बटा 100, ठीक है, प्लस 25 माइनस 25 उड़ जाएगा, ठीक है, 25 से कटेगा 25 चौका 100। अब आपको जो ये बच रहा है प्लस और माइनस का जब गुना कीजिएगा ना तो माइनस होगा, और 25 को 1 से गुना कीजिएगा तो 25 बटा 4, भाग दे दीजिए तो बराबर माइनस में हो रहा है 4 छक 24, 1 4 दूना 8, 9 10 4 पंचे 20, माइनस 6.25%। माइनस का मतलब हुआ हानि, माइनस का मतलब हानि हो रहा है, तो ये आपका 108 का बी, माइनस 6.25% हानि, मतलब हानि हो रहा है, 108 का बी, ठीक है। लेते हैं 109 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 109 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज ऐसे रहता है ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है। वैसा चतुर्भुज समांतर जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, समांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसमें कि ये भुजा हो गया। अब कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल दिया है 25 वर्ग, त्रिभुज BCD ये त्रिभुज का मान निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज ये त्रिभुज, एक त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज मिलकर समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये दोनों त्रिभुज का मान बराबर होगा, दोनों, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो ये दोनों त्रिभुज का मान बराबर होगा, ठीक है। तो 2 गुने त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का मान कितना दिया हुआ है 25 बराबर 2 गुने BCD का क्षेत्रफल, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर, BCD का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 25 बटा 2, तो भाग देंगे 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 12.5 cm स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, 12.5 cm स्क्वायर, ये विकल्प डी, ठीक है। BCD का क्षेत्रफल 12.5 cm स्क्वायर, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न
109 के बाद 110 नंबर आपके स्क्रीन पर। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वह एक प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करें। आपको बता दिए हैं, जब रेलगाड़ी किसी विद्युत खंभा मतलब बिजली के खंभे, किसी पोल या किसी मान लीजिए आदमी, इस सब को अगर पार करेगा तो उसकी लंबाई मतलब उस खंभे की लंबाई या उस आदमी की लंबाई नहीं जुटती है। ठीक है, तो आपको एक ही सूत्र से बनाना है, ज्यादा सूत्र नहीं इसमें। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी कितना है 250 मीटर, तो 250 अब बट्टा समय कितने सेकंड में पार करता है 8 सेकंड में। यदि वह 2 स्टेप में पार करता है, एक बार तो एक रेलगाड़ी विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करता है। ठीक है, अब पुनः चाल बराबर एक प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड लेता है। कौन? रेलगाड़ी। तो पुनः चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो इसमें दूरी कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 250 प्लस प्लेटफार्म की लंबाई जुटेगी, प्लेटफार्म रहेगा या पुल रहेगा, पुल या प्लेटफार्म, तो उसकी लंबाई जुटती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई निकालना है तो x मान लीजिए अब बट्टे दूसरा में सेकेंड स्टेप में कितने सेकंड में पार करती है 20 सेकंड में। यहाँ भी चाल दोनों मान बराबर, तो अब लिखेंगे प्रश्न से दोनों मान बराबर, क्योंकि चाल यहाँ भी है चाल यहाँ भी है, तो लिखेंगे 250 बट्टे 8 बराबर 250 प्लस x बट्टे 20। ठीक है, अब 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 250 प्लस x को 2 से गुना करेंगे तो 25 दूना 50 मतलब 500 प्लस 2x बराबर 25 पंचे 125 मतलब 1250। ठीक है, तो इसीलिए और 2x बराबर 1250 घटे 500, तो इसीलिए 2x बराबर ये 0, 5 में से 0 गया 5, और ये हो गया 12 में से 5 गया तो 7, इसलिए x बराबर 750 बट्टे 2, तो 2 से काटिए तो 2 तिया 6, 1 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10, 375 मीटर। 375 मीटर आंसर। 375 मीटर मतलब 110 का A 375 मीटर। ठीक है, ये समझाने के लिए इतना किए हैं, बाकी आप 2 लाइन में इसको और इसको बराबर करके आप तुरंत निकाल सकते थे। ठीक है, तो 110 का A हुआ 375 मीटर। लेते हैं अगला प्रश्न 111 नंबर। कह रहा है 4 का पावर 3 गुने 5 का पावर 6 बराबर 10 का पावर m, तो m का मान ज्ञात करें। m का मान ज्ञात करना है, तो 4 का पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, होल पावर 3 पहले से है, गुने 5 का पावर 6 बराबर 10 का पावर m। अच्छा, यहाँ जो किए हैं एक घातांक करने का नियम है कि a के पावर m होल पावर अगर n रहे तो ये हो जाता है a का पावर, इसको और इसको दोनों को गुना हो जाएगा, a का पावर mn, a का पावर mn, तो वही तो 4 को लिख दिए 2 का पावर 2, 2 दूना 4, अब 3 पाले से है गुने 5 का पावर 6 बराबर 10 का पावर m। तो अब ये हो जाएगा 2 का पावर, ये इसका और इसका दोनों का गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 गुने 5 का पावर 6 बराबर 10 का पावर m। यहाँ भी पावर में 6 है, यहाँ भी पावर में 6 है, तो ये आधार वाला को अंदर कर लीजिए, 1 में कर लीजिए, तो 5 दूना 10 का पावर
6, 10 का पावर 6 बराबर 10 का पावर m। आधार 10 यहाँ भी, तो तुलना करेंगे तो इसीलिए m बराबर हो जाएगा। जब तुलना करेंगे तो m बराबर आधार 10 से 10 कट गया, तो m बराबर, काटना नहीं है, यहाँ काट के दिखाना नहीं है, ये तो मन में ही कट गया। तो इसीलिए m बराबर कितना होगा, तुलना करेंगे तो m बराबर 6, m बराबर 6 होगा आंसर। ठीक है, 111 का b, 111 का b, m बराबर 6। लेते हैं 112 नंबर आपके स्क्रीन पर। करा यदि आंकड़ों का बहुलक 52 हो तो x का मान ज्ञात करें। ये आंकड़ा दिया हुआ है, तो इसमें बहुलक जो होता है वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आता है, बहुलक वही कहलाता है। बहुलक वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो इसमें देखिए एक ये संख्या है ना, ये x-3, ये इसमें अभी इसका पता नहीं है कि ये मतलब ये जो है x-3, इसका ये पता नहीं है कि कितना बार आया है, तो यही इसका ये इसके बराबर होगा। इसीलिए x-3 बराबर बहुलक यही बराबर 52 होगा, क्योंकि ये x-3 अभी मतलब ये पता नहीं है कि कितना बार आया है, तो इसी को बराबर करेंगे बहुलक के, तो इसी x का मान निकलेगा। तो x बराबर 52, बहुलक ये 52 दिया हुआ था, इसलिए x-3 बराबर 52, तो इसलिए x बराबर 52 और प्लस 3, तो x बराबर हो जाएगा 55, 55 हो गया आंसर। 112 का b 55, 112 का b 55। लेते हैं 113 नंबर आपके स्क्रीन पर। कह रहा है निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। एक साइड दिया है गेम का नाम, गेम ए, गेम बी, गेम सी, गेम डी, गेम ई, और इधर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब इधर जो दिया है इधर वाला मान, ये इतने % स्टूडेंट खेलते हैं और ये गेम का नाम है। ठीक है, तो डी खेलते हैं वो तो डी का निकालना है। अच्छा, यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं, डी खेल कितने खेलते हैं 165, डी खेल कितने खेलते हैं 165, तो कह रहा है विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो लिखेंगे डी का मान, देखिए डी का जो गेम है डी, इसका मान कितना % है, ये देखिए यहाँ 15%, तो लिखेंगे चूँकि 15% वैल्यू है डी का, जबकि डी का दिया हुआ है 165, 15% वैल्यू है 165 का, इसीलिए 1 में, तो 165/15, इसीलिए 100 में, तो 100 में छात्रों की कुल संख्या निकालना है, तो 100 में निकाल दीजिए 165/15 गुने 100, काट दीजिए, 15 एकन 15, 1 15 एकन 15, 11 से कटेगा, 11 को 100 से गुना होगा तो 1100 हो जाएगा आंसर। 1100 आपका विकल्प ए, 13 का ए, 1100 हुआ आंसर, 13 का ए। लेते हैं 14 नंबर आपके स्क्रीन पर। 113 था ये, यहाँ थोड़ा सा ये मिट गया है, 113 है। अब लेते हैं 114 नंबर। 114 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 114 नंबर, यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं, चावल के 3 ढेर है जिसका वजन 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। तो इसमें आपको क्या करना है, तो महत्तम समावर्तक आप इसमें निकाल दीजिए। तो महत्तम समावर्तक निकालना है, कुछ नहीं है, बैग में अधिकतम क्षमता ज्ञात करना है। तो मतलब 120 संख्या है और 144 और 204, इसका महत्तम समावर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकाल दीजिए। तो 120 से भाग विधि से निकाल रहे हैं, 144 में लगाइए तो 120 से 1 मरतबे लगेगा, 120, 4 2 24 से लगाइए 120 में, तो 24 से जब लगाइएगा 120 में तो 5 से कट जाएगा, 24 पंचे 120 और ये पूरा कट जाएगा। ठीक है,
तो ये 2 पद का हुआ आपका महत्तम समावर्तक 24। अब 24 से ये तीसरा पद में लगाइए 204 में। तो 24 से जब 204 में लगाइएगा तो शुरुआत में लगेगा 8 से, और ये हो जाएगा 192। 192 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 12। अब 12 से लगा दीजिए 24 में, भाग विधि से महत्तम निकाल रहे हैं, महत्तम समावर्तक 12 दूना 24, ये कट गया। महत्तम समावर्तक का नियम है जब तक भाग लगाते रहेंगे जब तक कि आपको शेषफल 0 ना आ जाए। तो ये मौसक कितना निकला 12। अतः लिखेंगे प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में अधिकतम क्षमता ज्ञात करना था ना, तो लिखेंगे अधिकतम क्षमता बराबर 12। ये हो गया ए। 114 का ए 12, 114 का ए 12। ठीक है, लेते हैं 115 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 115 नंबर कह रहा है यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 और a अनुपात b बराबर 1:3 तो ए बी का मान ज्ञात करें। ए बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो a अनुपात b बराबर है 1:3, तो इसका मतलब a का मान हो गया आपका, a का जो मान होगा ना a बराबर हो जाएगा 1 है तो x, अब b बराबर जो हो जाएगा 3 है ना, 1:3, x लगा दीजिए ना 3x, ये b का मान 3x। ठीक है, तो कह रहा है जबकि दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 100। तो a स्क्वायर, तो a के जगह पर कितना x, तो x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 आगुने a का मान x आगुने b का मान 3x बराबर 100। ठीक है, तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस ये पूरा गुना करेंगे तो 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे गुना कीजिए। आप 9 6 15 1 पूरा को जोड़ेंगे तो 16x स्क्वायर बराबर 100, इसीलिए x स्क्वायर बराबर 100 बट्टे 16, तो 100 बट्टे 16, तो इसीलिए x बराबर रूट अंडर 100 बट्टे 16, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 10 बट्टे 16 का वर्गमूल 4, 100 का वर्गमूल 10 16 का वर्गमूल 4, तो कट जाएगा ना, तो भाग दे दीजिए या डायरेक्ट काट दीजिए, काटने से भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 9 10 115 ए बी ज्ञात करना। हाँ, तो ए बी का मान, अच्छा यहाँ क्या कीजिए x का मान, यहाँ x का मान काट दीजिए, यहाँ 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 5/2, 5/2 हुआ ना, x का मान 5/2। तो अब देखिए a का मान हो जाएगा, अब a का मान x तो 5/2 और b का मान हो जाएगा 3 गुने 5/2, तो 5 दिया 15/2, ये हो गया। ठीक है, अब दोनों को a गुने b, a भी ज्ञात करना है ना, a भी ज्ञात करना है, तो a गुने b ज्ञात करना है तो गुना कर दीजिए। तो a का मान कितना 5/2, 5/2 गुने 15/2, तो कितना हो जाएगा 15 पचे 75/4, 75 जगह नहीं है इसलिए डायरेक्ट कर दिए हैं 75/4, और आपको भाग देके हो जाएगा 18.75, 18.75, ये हो जाएगा आंसर। 18.75 मतलब 115 का सी, 18.75 115 का सी। लेते हैं 115 के बाद 116 नंबर।
116 नंबर। एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। बाद में वह पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 के जगह 48 लिखा गया, तो सही माध्य ज्ञात करें। इस टाइप का जो प्रश्न बनाएंगे उसका एक बहुत ही बढ़िया सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है, पहले सिग्मा एक्स निकालेंगे। सिग्मा एक्स बराबर सूत्र होता है n गुने गलत माध्य, n गुने गलत माध्य माइनस गलत पठन प्लस सही पठन। सही पठन ये सूत्र होता है। तो बराबर n कितना छात्र है, 40 छात्र है ना, तो 40 गुने गलत माध्य, माध्य कितना है 72.5, तो 40 गुने 72.5 n गुने गलत माध्य माइनस गलत पठन, लिखना था 84 लेकिन लिखा गया 48, लिखना था 84 लेकिन लिखा गया 48, मतलब गलत पठन कौन हुआ, 84 की जगह 48 लिखाया तो 48 हुआ गलत पठन, तब माइनस 48 प्लस सही पठन के कौन सा हुआ 84। ठीक है, तो 40 को जब 72.5 से गुना कीजिएगा ना, तो ये 29 पर हो जाएगा, 29 पर 3 0, 1 2 3, एक अंक पीछा से दशमलव, 84 में से 48 जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 36, लेकिन 84 ज़्यादा है 48 से, 84 के पीछा प्लस, तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। 84 में से 48 घटाएंगे लेकिन प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह हुआ 36, 84 में से 48 गया तो 36। ठीक है, अब 2900 प्लस 36, 2900 में 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2936, ये जोड़ के। अब इतना ही ये आंसर नहीं हो गया, अब निकालना है लास्ट में सही माध्य। तो सही माध्य लिखेंगे, सही माध्य बराबर, सही माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे एन, सिग्मा एक्स बटे एन, तो सिग्मा एक्स है 2936 बटा एन, एन कितना है, संख्या कितना है 40, 40 है संख्या। तो आप क्या कीजिए, इसको 4 से काट दीजिए, 4 दहिन 40 और 4 से 4 सत्ते 28, 1 29 4 तिया 12, 1 4 चौका 16, मतलब 734 बट्टा 10, 10 से जब 734 में भाग दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा आपका 73.4, 73.4 आंसर, विकल्प डी। 116 का विकल्प डी 73.4। ठीक है, 116 का 73.4 विकल्प डी। लेते हैं 117 नंबर, 117 नंबर आपके स्क्रीन पर करा है 3 बट्टा, इसका पूर्णांक तोड़ दीजिए, 7 या 21 1 22/3, पूर्णांक तोड़ दिए, कुछ नहीं किए हैं, पूर्णांक तोड़े हैं, प्लस 3 बट्टा 7 या 21 1 22/7। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे गुना होगा, 3 का 3 से बट्टा में 22, मतलब 3 तिया 9/22, प्लस इसका इससे होगा 7 या 21/22। अब जोड़ कर दीजिए, कुछ नहीं है, जोड़, तो जोड़ लघुत्तम हो गया 22, तो 9 प्लस 21, 21 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 3, मतलब 30/22। अब ये आपको कट रहा है, 2 से 2 11 22 और 2 से 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 15/11। अब इसको जब पूर्णांक में तोड़ेगा तो 1.4/11, 11 का 11 4 15/11, 1.4/11, 1.4/11 मतलब विकल्प बी, 117 का विकल्प बी 1.4/11। लेते हैं 118 नंबर प्रश्न, 118 नंबर आपके स्क्रीन पर, बहुत ही आसान प्रश्न, डायरेक्ट पूर्णांक में तोड़ रहे हैं। 8 त्रिक 24 1 25/3 गुने 5 का 20 1 21/5 भागा 5 का 20 1 21/4, तो ये 25/3 गुने 21/5, भाग को गुना लिखेंगे तो अंक पलट जाएगा 4/21, भाग को यहाँ जो है भाग को गुना लिखे ना तो अंक पलट गया, 21 से 21 उड़ा दीजिए,
5 से उड़ाइए, 5 25, तो अब नहीं कटेगा, तो 5 चौका 20 बट्टा 3। जब आप भाग दीजिएगा तो ये 20/3, मतलब ये कौन सा होगा आपका 6 18 19 20, मतलब 6.2/3। 6.2/3 मतलब 118 का डी। 6.2/3 118 का डी। 20/3 मतलब 3 से भाग दीजिएगा ना 20 में, तो 6.2/3। लेते हैं 119 नंबर। 119 नंबर आपके स्क्रीन पर। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज़्यादा है। मतलब ये अंतर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है डायरेक्ट अंतर बराबर P इंटू R/100। 1 नहीं, डायरेक्ट R/100 पावर है। तो अंतर आपको कितना दिया है दोनों का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए, ये सूत्र केवल 2 वर्ष के लिए है। ये सूत्र 2 वर्ष के लिए है। 3 ज़्यादा से ज़्यादा आपको परीक्षा में या तो 2 वर्ष का पूछेगा या 3 वर्ष का, दोनों का सूत्र है। ये 2 वर्ष के लिए है और 3 वर्ष के लिए भी अलग सूत्र है। 3 वर्ष के लिए अलग सूत्र है, ये 2 वर्ष में सेट करेंगे। अंतर बराबर 10, अंतर दिया है 10। मूलधन आपको निकालना है, मूलधन निकालना है इंटू आर। आर कितना हुआ, आर हो गया आपका 5% दिया है आर 5, तो 5/100। अब पावर समय दिया है 2, तो 2 5 से काट दीजिए, 5 20 100, तो 10 बराबर P गुने 1/20। पावर 2 है तो 2 बार लिख दीजिए, 1/20 गुने 1/20, तो ये हो जाएगा आपका। तो P बराबर 2 दूना 4, 4 पर कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3, तो P बराबर हो जाएगा, P बराबर 4000 रुपया। P बराबर मूलधन बराबर 4000 रुपया, ये हो जाएगा आंसर। P बराबर 4000 रुपया आंसर। मूलधन बराबर 4000 रुपया। 119 का C, 119 का C, मूलधन बराबर 4000 रुपया। लेते हैं 120। 120 नंबर आपके स्क्रीन पर। A और B की आय का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अच्छा देखिए, A और B की वर्तमान आयु कितना दिया है पहले, 1:2, तो वर्तमान आयु मतलब अभी का आयु, वर्तमान मतलब अभी का आयु। ए का वर्तमान आयु, 1 मिनट, वर्तमान आयु ए बराबर, ए का कितना हो जाएगा, 1:2 है, तो ए का x और बी का हो जाएगा 2x। ठीक है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु, तो लिखेंगे 7 वर्ष बाद। ये उम्र वाला सवाल में, उम्र वाला प्रश्न में 2 चीज़ बहुत मायने रखता है सवाल को हल करने के लिए। और अगर ये 2 चीज़ आप समझ गए कि इन 2 चीज़ में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो उम्र वाला कोई भी प्रश्न आपको नहीं फंसेगा, कितना भी घुमाएगा। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। एक, अगर बाद की चर्चा रहे, अगर कहीं भी बाद की चर्चा रहे, तो उसमें वर्तमान उम्र में वह जो उम्र रहेगा वो जुटेगा, बाद वाला। बाद की अगर चर्चा रहे तो उसमें जुटेगा। और पहले की चर्चा रहे, पहले 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो उसमें वर्तमान उम्र में से घट जाएगा। अगर बाद की चर्चा रहे तो वर्तमान उम्र में जुट जाएगा। अगर पहले की चर्चा रहे, उम्र की पहले की, तो वो वर्तमान उम्र में से घट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 7 वर्ष बाद ए की उम्र, तो यहाँ बाद की चर्चा है तो घट जाएगा, तो x माइनस x प्लस, यहाँ बाद की चर्चा है ना, तो बाद की चर्चा है तो जुट जाएगा। बाद की जहाँ चर्चा रहे वहाँ वर्तमान उम्र में जुट जाता है, तो x प्लस 7। और b का हो जाएगा, b का कितना हो जाएगा, 2x प्लस 7। अब देखिए दोनों का अनुपात
7 वर्ष बाद जो निकाले हैं, ये दोनों का अनुपात 7 वर्ष बाद निकाले हैं। अब दोनों का अनुपात कितना दिया है? 3:5। 7 वर्ष बाद दोनों का अनुपात 3:5 है। और दोनों का अनुपात 7 वर्ष बाद कितना कितना निकला है? एक ठो का निकला है x + 7, अनुपात मतलब बट्टा, तो x + 7 और बट्टा 2x + 7 बराबर कितना अनुपात दिया है? 3:5, मतलब 3/5। और कोना कोनी गुना कर दीजिए। अच्छा, एक स्टेप नीचे लीजिए, और 5 से गुना होगा इसका और इसका, तो 5x प्लस 7 × 5 = 35 बराबर 3 से गुना होगा नीचे वाले का, तो 3 दूना 6x प्लस 7 × 21। ठीक है। अब देखिए x वाला को एक तरफ, तो 5x घटे 6x बराबर बिना x वाला को एक तरफ, तो 21 घटे 35। तो 5x में से 6x गया तो -x बराबर ये 35 में से 21 घटा दीजिए, 5 में से 1 गया तो 4 और 3 में से 2 गया तो 1, -14। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 14। तो कह रहा उनकी वर्तमान उम्र, तो a की वर्तमान उम्र, अतः a की वर्तमान उम्र बराबर x, तो x का मान कितना निकला है आपको? 14। तो a का उम्र 14 और b का उम्र कितना माने हैं? 2x, तो 14 दूना 28। a का उम्र 14 और b का उम्र 28, 14 और 28 हो गया आंसर, वर्तमान उम्र। अतः 120 का आंसर होगा 120 का a की उम्र 14 वर्ष, b की उम्र 28 वर्ष। 120 का विकल्प नंबर a। लेते हैं 120 के बाद 121 नंबर। 121 नंबर आपके स्क्रीन पर। करा 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये 22 सेंटीमीटर जो दिया है ना, 22 सेंटीमीटर वो शुरुआत में परिधि है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। तो परिधि का मान दिया है 22 बराबर 2 अगुने पाई का मान 22/7 अगुने r। त्रिज्या अभी मालूम करेंगे, त्रिज्या पता नहीं है। 22 से 22 उड़ गया तो कोना कोनी गुना, तो 2r बराबर 7, इसलिए r बराबर 7/2, 7/2 हो गया। अब लिखेंगे वृत्त का निकालना है आपको क्या? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है πr²। तो पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या 7/2, स्क्वायर है ना, r त्रिज्या का मान 7/2 लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देंगे, 7/2 गुने 7/2। ठीक है। एक 7 से एक 7 उड़ा दीजिए और 2 से 11 22, मतलब बराबर में हो गया 11 गुने 7, तो 11 7 कितना हो जाएगा? 77, मतलब ये हो जाएगा 77/2। भाग दे दीजिए, 2 तिया 6, 1 2 8 16, 1 2 5 10, 38.5 cm², 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। cm² को हिंदी में कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो अतः वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 cm²। 121 का विकल्प नंबर डी 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। 121 का डी। लेते हैं 122 नंबर। 122 नंबर देखिए, a का पावर 6 गुने a का पावर -4 भागा है a का पावर 3, ये है। तो आप क्या कीजिए, इसको ये दोनों का गुना में है और आधार अगर बराबर है, करनी का सवाल है, एक करनी का गुना में है और आधार अगर बराबर है तो पावर जुट जाता है। तो ये हो जाएगा, ये दोनों का प्रक्रिया अभी कर रहे थे। a का पावर 6 प्लस कोष्ट में -4, 6 प्लस कोष्ट में -4 भागा a का पावर 3, तो a का पावर 6 प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, तो 6 - 4। थोड़ा सा लंबा कर दिए हैं, थोड़ा सा स्टेप को बढ़ा दिए हैं समझने के लिए, और भागा a का पावर 3 रहने दिए।
अब देखिए ए का पावर 6 में से 4 गया तो 2। अब भाग को लिखेंगे गुना, ए का गुना लिखेंगे तो अंक पलट जाएगा। ए का पावर 1/3, ए का पावर 2 गुने 1/a का पावर 3, क्योंकि गुना भाग है उसको गुना में लिखेंगे तो अंक पलट जाएगा। तो ए का पावर 3 है तो हो जाएगा 1/a का पावर 3। अब देखिए तो ए को ए स्क्वायर है ना, तो ए गुने ए गुने 1, तो 1 तो नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं। अब बट्टा नीचे में है 3 बार, तो ए गुने ए 3 बार, ये ए से ए कट गया, ये ए से ए कट गया, तो बराबर बचा 1/a हो गया आंसर। 1/a मतलब विकल्प सी, 1/a 123 का सी। लेते हैं 124 नंबर। 124 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है नीचे जानकारियों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, 20 विद्यार्थी कबड्डी और 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। 38 विद्यार्थी जो है ना, 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेलते हैं। तो कह रहा है ये 124 में कि कितने विद्यार्थी दोनों खेलते हैं, 125 में कह रहा कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं, और 126 में कह रहा कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। मतलब इसमें 124, 25, 26 3 प्रश्न है, और यह प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और इसको वेन आरेख से बनाएंगे, वेन डायग्राम से, आसान पड़ता है वेन डायग्राम से। ये देखिए ये हो गया आपको कबड्डी, ये कबड्डी वाला डायग्राम, और ऐसे बनाएंगे इसको ऐसे, तो ये हो गया खो खो, ये खेलता है खो खो, ठीक है। अब देखिए टोटल जो दिया है वो 40 दिया है, टोटल कितना विद्यार्थी है 40। अब इसमें कबड्डी कितना खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है 20, कबड्डी कितना खेल रहा है 20, और खो खो कितना खेल रहा है 24, ठीक है। तो आपको पहले इसमें ये 20 कबड्डी खेल रहा है और खो खो खेल रहा है 24, ठीक है, और 20 कबड्डी खेल रहा है, खो खो खेल रहा है 24। तो कह रहा है अब इसमें आपको ये जो भाग है ये दोनों खेल वाला है, ये जो भाग है ये दोनों खेलता है वो भाग है, ये पता नहीं है आपको, ये जो दोनों खेलता है ये भाग पता नहीं है, ये दोनों खेलने वाला भाग पता नहीं है, ठीक है। तो ये भाग पहले ज्ञात करेंगे, ये जो दोनों खेलता है, तो ये दोनों जो खेलता है वो भाग पता करेंगे। तो आपको इसको निकालने के लिए पहले कबड्डी और खो खो दोनों को जोड़ेंगे, कबड्डी या खो खो दोनों को जोड़ लेंगे। तो कबड्डी कितना खेलता है 20, प्लस खो खो खेलता है 24, अब माइनस उसमें से घटा देंगे कि 38, जो कोई भी खेल नहीं खेलता है इसको और इसको जोड़ के, और जो कोई भी खेल नहीं खेलता वो घटा देंगे, तो ये दोनों खेलने वाले आ जाएंगे -38। तो ये 20 20 40 और 4 44 और -38, तो ये हो जाएगा आपका 6। मतलब 6 छात्र ऐसे हैं जो कबड्डी और खो खो दोनों खेलते हैं। ये 6 छात्र ऐसे हैं, 6 छात्र जो कबड्डी और खो खो दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप शुरुआत कीजिए 124 से। 124 नंबर का है कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो यहाँ तो निकाल दिए हैं ना, दोनों खेल कितने खेलते हैं 6, तो ये 124 का हो गया बी, 124 का बी। अब 124 का बी के बाद 125, 125 कड़ा कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं, कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो पहले तो आप इसमें, अच्छा 20 कबड्डी खेलते हैं, 20 कबड्डी खेलते हैं और 6 छात्र दोनों खेलते हैं, तो केवल कबड्डी जो निकालेंगे, केवल कबड्डी निकालेंगे ना, तो 20 में से 6 घटा देंगे, तो 20 में से जब 6 घटाएंगे तो केवल कबड्डी निकलेगा 14, ठीक है। ये केवल कबड्डी,
केवल खो खो का निकालेंगे तो केवल खो खो जो निकालेंगे तो खो खो 24 में से 6 घट जाएगा। 24 में से 6 घटेगा तो ये हो 24 में से 6 घटेगा तो ये हो जाएगा 18। 18 केवल खो खो खेलते हैं, 18 छात्र केवल खो खो खेलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इसमें आपको 125 में निकालना कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो ये तो हो गया आपको कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी नहीं खेलते हैं वाला ये 18, तो 18 प्लस और आपका 40 विद्यार्थी है, उसमें 38 विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलता है। 40 विद्यार्थी टोटल है और उसमें 38 विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलता है, तो 40 में से 38 घटा देंगे तो मतलब दो छात्र जो है कबड्डी नहीं खेलते हैं, 2 छात्र कबड्डी नहीं खेलते हैं, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो 40 में से 38 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कोई भी खेल नहीं खेलने वालों की संख्या। कोई भी खेल नहीं खेलने वालों की संख्या जब निकलेगा वो 40 में से 38 घटेगा, क्योंकि 40 टोटल है, 38 विद्यार्थी एक खेल कम से कम एक खेल अवश्य खेलते हैं। 38 विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलते हैं, तो 40 में से जब 38 घटाएंगे तो कोई भी खेल नहीं खेलने वालों की संख्या निकलेगा। तो ये हो गया 18 हो गया बिना कबड्डी वाला मतलब खो खो, और 2 हो गया कोई भी खेल नहीं खेलने वाला। तो 18 2 कितना हो गया, तो ये हो गया 20 हो गया आपका। 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कबड्डी नहीं खेलते हैं, मतलब सी 125 का सी। और 126 नंबर करा कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो कोई भी खेल नहीं, टोटल विद्यार्थी है 40 और उसमें से 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल अवश्य खेलता है। 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल अवश्य खेलता है, तो 40 में से 38 घटाएंगे तो मतलब 2 विद्यार्थी ऐसा है जो कोई भी खेल नहीं खेलता है। यही नहीं यहाँ जुटा है, कोई भी खेल नहीं खेलता है, यही 2 विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलता है। तो ये हो गया आपका 2 विद्यार्थी ऐसा है जो कोई भी खेल नहीं खेलता है। 126 का डी, 126 का विकल्प डी, 2 विद्यार्थी ऐसा है जो कोई भी खेल नहीं खेलता है। ठीक है, और 125 का हुआ 18 जो है खो खो खेलता है, मतलब कबड्डी नहीं खेलता, और 2 विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलता, तो 18 प्लस 2 तो 20, तो 20 विद्यार्थी ऐसा है जो कबड्डी नहीं खेलता है। ठीक है, तो लेते हैं अगला प्रश्न। 126 के बाद 127 नंबर। 127 आपके स्क्रीन पर, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ऐसे बनेगा, इसका जो चित्र बनेगा ना ऐसे बनेगा। मान लीजिए ABC ये हुआ, ये AB मीनार है, मीनार की चोटी, मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। ठीक है, और ये मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी, ये जो दिया है 20 मीटर दिया है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु मीनार की चोटी, अच्छा ये नहीं, ये मीनार की ऊंचाई, तो ये आपको 1 मिनट, ये नहीं पता है, ये निकालना है। ये वाला जो है ना, ये आपको निकालना है, ये वाला, ये मीनार की ऊंचाई यही निकालना है। और ये मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ये दिया है आपको 20 मीटर, ये 20 मीटर दिया है यहाँ से, ये 20 मीटर। और ये मीनार की ऊंचाई नहीं पता है, मीनार की ऊंचाई ये हो गया, मीनार की ऊंचाई AB मीनार की ऊंचाई हो गया, और ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो लिखेंगे tan 60 बराबर, क्योंकि लंब अब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार का मान पता करना है, मान जो मान दिया है उसके आधार पर tan वाला मान ही लेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, मतलब AB
ए बी लंब होगा ए बी मीनार की ऊंचाई, अब बटे आधार बी सी, बी सी का मान दिया है 20, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान आपको पता है √3, अब बटा ए बी मीनार की ऊंचाई, यही लंब है, ए बी लंब, लंब अब बटे आधार, क्योंकि tan 60 में इसलिए लिए कि लंब आधार का मान दिया हुआ है, लंब आधार, क्योंकि ये आपको ए बी निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो ये निकालना है, बटे ये आधार दिया है 20 मीटर, तो ए बी मीनार की ऊंचाई यही निकालना है, ए बी जो लंब था, अब बटे 20, तो इसीलिए ए बी बराबर 20√3, तो ये हो जाएगा 20 गुने √3 का मान होता है 1.732, तो गुना कर दीजिए आप 1.732 को 20 से, तो ये हो जाएगा आपका 1.732 को जब 20 से गुना कीजिएगा तो 3460 120 और हाँ इतना होता है, गुना करके चेक कर लीजिए, 1 मिनट, यहाँ गुना थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ये हो गया आपका, देखिए गुना करके 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 1 2 1 3, 1 ठो 0, तो 3 अंक पीछा से दशमलव, तो ये हो जाएगा 34.64, ये हो गया आंसर 34.64 मीटर, 127 का बी 34.64 मीटर, 127 का बी 34.64 मीटर, ठीक है। लेते हैं 128 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूरी पर है, ये देखिए, ये इमारत हुआ और ये आधार हुआ, ये सीढ़ी हुआ, ये वाला, एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे, ये इमारत है ए बी इमारत हो गया, ए सी सीढ़ी हो गया, ए बी इमारत, ए सी सीढ़ी, और ये बी सी आधार, इमारत के सहारे खड़ी है, सीढ़ी का आधार इमारत से, सीढ़ी का जो आधार है वो इमारत से 6 मीटर की दूरी पर है, ये है 6 मीटर, सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, सीढ़ी इमारत से इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई पर है, ये जो ऊंचाई है ना ये 14 मीटर है, ये 14 मीटर, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, एसी की लंबाई, ये एसी सीढ़ी है, यही सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, एसी, ये जो एसी है यही सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ठीक है। एसी का लंबाई ज्ञात करते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, और एसी आपको क्या दिख रहा है, कर्ण, एसी क्या दिख रहा है, कर्ण, तो इसका लंबाई ज्ञात कर दीजिए, एसी का लंबाई, यही सीढ़ी है, तो एसी बराबर मतलब ये कर्ण बराबर एसी बराबर लंब स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर होल अंडर रूट, तो ए बी का मान 14 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बी सी का मान 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14 14 196 प्लस 6 6 है 36 होल अंडर रूट, तो जोड़ दीजिए 6 6 12 और 9 और 3 12 1 13 1 1 2 232 होल अंडर रूट, 232 होल अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपको 232 का गुणनखंड जब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 58 होल अंडर रूट, तो ये जोड़ा बाहर आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा बराबर में 2 जोड़ा बाहर तो 2√58, 2 जोड़ा मिलके बाहर आ गया, 2 जोड़ा मिलके बाहर तो 2√58 हो जाएगा, 2√58 मतलब 128 का बी, 2√58 128 का बी, ठीक है। लेते हैं 128 के बाद 129 नंबर, 129 नंबर आपके स्क्रीन पर। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है, रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें, तो कुछ नहीं वही चाल बराबर
दूरी बटा समय, ये सूत्र होता है। तो चाल कितना है 160 मीटर प्रति 160 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 160 बराबर दूरी आपको कितना दिया है, इसकी लंबाई 180 मीटर, तो 180 बट्टा समय, पार करने में समय, तो समय निकालना है, तो जो निकालना है उसको रहने दीजिए। अब देखिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, उसको मीटर प्रति सेकंड में तोड़ लीजिए। 160 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में तोड़ेंगे तो 5/18 से गुना होगा, बराबर 180 बट्टा टी। अब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो कोना कोनी डायरेक्ट गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 160 गुने 5 गुने टी बराबर 180 गुने 18, इसीलिए टी बराबर 180 गुने 18 बट्टा 160 कोना कोनी गुना किए हैं गुने 5। अब कर दीजिए, 0 से 0 उड़ाइए और कट रहा है ना, 2 से 2 8 16, 2 9 18, 2 से 2 चौका 8, 2 9 18, तो 9 9 81 बट्टे 5 चौका 20, 81 बट्टे 20, तो कितना हो रहा है 81 बट्टे 20, भाग दीजिएगा तो 4.05 भाग दे के चेक कर लीजिए, 4.05 सेकेंड, 4.05 सेकेंड, 4.05 सेकेंड मतलब 129 का ए, 4.05 सेकेंड 129 का ए। ठीक है, लेते हैं 130 नंबर आपके स्क्रीन पर। 130 नंबर कह रहा है ए 3480 रुपये की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 3480 रुपया हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 3480 रुपया, लाभ 20%, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा, अगर लाभ रहेगा तो 100 प्लस लाभ, अगर हानि रहता तो 100 माइनस हानि, अगर लाभ है तो 100 प्लस लाभ, अगर हानि रहता 20% हानि या 30% हानि तो 100 माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है 3480 गुने 100 बट्टा 100 प्लस लाभ मतलब 120, 20 से काट दीजिए, 20 छक्के 120 और 20 पंचे 100, 6 से कटेगा, 6 से 6 पंचे 30, 4 6 8 48, 0 बस कट गया, तो 0 8 पंचे 40 और पंचे 25, 26 27 28 29 9 2 2900 रुपया हुआ आपका आंसर। 2900 रुपया मतलब विकल्प बी, 130 का विकल्प बी 2900 रुपया हुआ आंसर। 8 पंचे 40, 25 25 4 29 9 2 2900 रुपया। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न 131 नंबर, इसका 130 का बी 2900 रुपया। 131 नंबर आपके स्क्रीन पर, 131 नंबर, ए एक काम को 40 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त करता है, दोनों मिलकर काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। तो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, ठीक है, तो 1/40 दिन में है ना, तो 1/40, बी का एक दिन का काम तो हो जाएगा 1/30, नहीं तो इसको ऐसे करो, डायरेक्ट करो, इतना लंबा नहीं खींचना है, इतना लंबा नहीं, डायरेक्ट 1/a का काम जोड़ 1/b का काम बराबर 1/a प्लस b, दोनों जो मिलकर करता है वो काम। तो 1/a 1/40 a का काम प्लस 1/b का काम 30 बराबर दोनों मिलकर जो करता है 1/a प्लस b। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, नहीं पहले बट्टा पर का जोड़ कीजिए, तो 30 और 40 का लघुत्तम 10 से 10 तिया 30, 10 चौक 40, तो 10 तिया 30 गुने 4, 4 तिया 12, 120, तो 10 चौक 40, तो 3 प्लस
30 कट गया तो 4 बराबर 1/a+b। तो ये सूत्र होता है, ये वाला जो होता है ना, ये a+b का ये सूत्र होता है। a इतना दिन में, b इतना दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, 1/a का काम जोड़ 1/b का काम बराबर 1/a+b का काम। तो इससे a+b का मान निकल जाएगा। तो 4 और 3 7/120 बराबर 1/a+b। कोना कोनी गुना कर देंगे तो इसीलिए a+b बराबर हो जाएगा 120/7। 120/7 तो 17 7 119 1 120 मतलब 17.1/7। 17 7 119 1 120/7। 131 का ए 131 का ए 17.1/7। 17.1/7 दिन लगेगा। 17.1/7 दिन। 131 का ए लेते हैं 132 नंबर, आपके स्क्रीन पर 132 नंबर। एक दुकानदार 2 कुर्सियां 462 रुपये में बेचता है। वह एक पर 12% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 12% की हानि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस टाइप का जितना भी प्रश्न रहता है ना, उसमें हानि ही होता है। दोनों अगर एक पर लाभ हुआ एक पर हानि हो ना, और दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचे, समान विक्रय मूल्य पर, तो ऐसे शर्त अगर रहे तो इस प्रश्न में हानि ही होता है। हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, हानि प्रतिशत बराबर x²/100। तो x का मान है ये जो लाभ या हानि हुआ है वो, तो 12% हुआ है ना, तो 12 × 12/100। तो ये हो जाएगा आपको गुना करके 144/100। तो ये भाग दीजिएगा तो 14.4। ये हानि प्रतिशत हुआ। तो हानि प्रतिशत हुआ, लेकिन निकालना है आपको हानि। तो हानि बराबर, तो हानि निकालना है ना, तो हानि बराबर ये हो जाएगा, हानि जो निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट, ये यहाँ भाग देने में मिस्टेक हुआ। 144 में 100 से भाग देंगे तो 1.44, 1.44। तो हानि बराबर हो जाएगा 1.44/100। हानि बट्टा 100 घटे हानि, 100 घटे हानि, ये सूत्र होता है हानि बराबर हानि बट्टा 100 घटे हानि गुने दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य। तो दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य है 462 रुपया। तो ये हो जाएगा 1.44 बट्टा 100 माइनस 1.44। तो ये 100 में से घटाइए, 100 घटे 1.44। तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया तो 6, ये बचा 9 में से 4 गया तो 5, और ये आपका हो गया 9 में से 1 गया तो 8, और ये बच गया 9। 98.56। 100 में से जब 1.44 घटाइएगा तो 98.56 गुने 462। ठीक है, 2 अंक दशमलव यहाँ भी, 2 अंक यहाँ भी कट जाएगा। अब ये आप पूरा अगर काटिएगा ना, काट के अगर भाग दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा जा रहा है। 12 से 12 × 96, 97 98, 12 दूना 24, 1 4। तो ये आपको पूरा गुना करके भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6 काट के देख लीजिएगा 6.75। ये हो रहा है आंसर। 6.75 रुपये की हानि हो रहा है उसको। 132 का डी, 6.75 रुपये की हानि हो रहा है। इसको आप काट लीजिएगा, 4 से कटेगा तो पूरा काट खुट के, और जितना बच रहा है उसको भाग दे दीजिएगा। तो 6.75 रुपये की हानि हो रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को
ये रुक्मणी पब्लिकेशन प्लेटफार्म का 3000 वाला जो वॉल्यूम 1 है उसका ये सीरीज चल रहा था और आज उसका पार्ट 5 भाग 5 था। तो आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोगों से मैं ओम प्रकाश कामत एक बार निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को अब विश्राम दे रहा हूं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।